देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 185 और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी हैं, जो आज का उनका विषय है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अविस्मरणीय व्यक्तित्व। इससे पूर्व भी आप कई उद्बोधन कर चुके हैं, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामतीर्थ और भी कई। और हम निवेदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से कि दो शब्द आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी के विषय में कहें। आदरणीय काला साहब। स्वाध्याय एवं चिंतन का आज 185वां उद्बोधन है। इसके लिए अरविंद शर्मा जी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिस महान व्यक्तित्व को, जिस प्रबुद्ध वक्ता को, जिस पुण्यात्मा को सुनने हम जा रहे हैं, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा, इनके पहले उद्बोधन हमने सुने हैं, बहुत प्रभावी रहे हैं। जैसे वकील जी अभी कह रहे थे कि महात्मा के पास बहुत मैटर होता है, उन सारे कंटेंट्स को किस तरह से सागर को गागर में भरना है, ये कला भी डॉक्टर राम प्रकाश जी जानते हैं। और आज का जो विषय चुना है आपने, क्रांतिकारी डॉक्टर लोकमान्य तिलक जी के बारे में, जो इनका एक नारा हुआ करता था हमेशा, ये स्वराज्य मेरा अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इस विषय पर बहुत से तथ्य आपके पास हैं और आप उन्हें उजागर करेंगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय श्री अरविंद शर्मा जी, स्वाध्याय चिंतन श्रृंखला के अग्रदूत, रचयिता, प्रारंभकर्ता, आपके इस शुभ चिंतन के सदपरिणाम स्वरूप ये श्रृंखला आज 200 के करीब पहुंचने वाली है। इसमें सौभाग्यवश अनेक प्रतिष्ठित चिंतन परक प्रखर बुद्धिजीवी ऐसे महान व्यक्तियों को इस श्रृंखला में अपने वक्तव्य देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनके उस चिंतन के प्रसाद को हजारों लाखों लोग प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या कि आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में नहीं बल्कि विश्व के कितने देशों में जाकर के ये श्रृंखला भारतीय आत्माओं को जागृत करेगी, उनकी जो बुद्धि की संपदा है उससे लाभान्वित होगी। ऐसे इस श्रृंखला में आए हुए सभी जो मुझसे पूर्व के विद्वान वक्ता हुए हैं, मैं उन सभी को भी आज के शुभ अवसर पर श्रद्धा के साथ अभिवादन करता हूँ, क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला है। ये मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में कुछ सोचने का, कुछ विशेष रूप से और उनके विषय में जानने का, उनके जीवन के ऐसे प्रेरक प्रसंगों को और गहराई से समझने का अवसर मिला। अगर इस श्रृंखला का ये भाग मुझे प्राप्त ना होता तो शायद मैं तिलक जी को और ज़्यादा गहराई से जानने की इस उहा भरी जिंदगी में शायद ध्यान ना दे पाता। लेकिन जब मैं तिलक जी को समझ रहा था तो मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि जब मैं प्रारंभ से ही स्वाध्याय में मेरी बड़ी गहरी अभिरुचि रही है और मैंने लगभग भारत के नहीं विश्व के अनेक महान पुरुषों को बहुत निष्ठा के साथ उनके जीवन को पढ़ा है
और उनके जीवन को अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं उतारने की भी एक चेष्टा की है, और इसीलिए मुझे महापुरुष बहुत प्रिय रहे हैं। तिलक जी का भारतीय समाज में और दर्शन और गीता के संबंध में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। तिलक जी ने एक जो ऐसा नारा दिया जिसकी वजह से उनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई, और वो नारा आज भी बड़े श्रद्धा से हमारे शिक्षण संस्थाओं में और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हर प्रसंग में उनके उस नारे को याद किया जाता है, और बड़े आदर से उस नारे को याद किया जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब उन्होंने ये नारा दिया तो उस नारे से पूरे भारतीय समाज में एक बहुत गहरा स्नेह, एक गहरी भारतीयता, एक गहरी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, और उस भावना के सदपरिणाम स्वरूप ही उन्हें लोकमान्य शब्द से, उपाधि से सम्मानित उन्हीं के समय किया गया था। जब वो थे तब उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक करके ही उन्हें अभिवादित और संबोधित किया जाता था। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक एक स्थान पर निकट पास के गांव चिल्खी में हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत ही आध्यात्म प्रेमी व्यक्ति थे, और श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक उनका नाम था, और उनकी माताजी का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। वैसे तो तिलक जी का पूर्व नाम, बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था, लेकिन बाद में उनके पिताजी ने ही उनको ये नाम दिया बाल गंगाधर। जब बाल गंगाधर की शिक्षा प्रारंभ हुई तो अध्यापक ने उन्हें एक छोटा सा प्रसंग कुछ याद करने के लिए बोला। कक्षा के अनेक विद्यार्थियों को कहा कि तुम सब लोग ये सुन कल याद करके आओगे, सुनाओगे। अगले दिन तिलक जी को जब कक्षा में पूछा गया कि क्या आपने याद कर लिया है, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने कल जब आप बोल रहे थे, कक्षा में पढ़ा रहे थे, मैंने तो उसी समय याद कर लिया था। तो अध्यापक बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये विद्यार्थी वास्तव में बहुत ही अद्वितीय ढंग से प्रतिभा संपन्न है। और इस तरह से तिलक जी ने बहुत परिश्रम पूर्वक संस्कृत और गणित, ये दो विषयों में उन्होंने बहुत पारंगत स्थिति स्वयं में प्राप्त की, और वो बाद में गणित विषय के अध्यापक भी रहे। संस्कृत उनका बहुत प्रिय विषय रहा, उसमें उनकी गहरी रुचि थी, और भारतीय जो हमारा वैदिक साहित्य है उसे भी उन्होंने बड़े अच्छी तरह से उसका स्वाध्याय किया था। वह जब 10 साल के थे तो अब उनके पिताजी का स्थानांतरण रत्नागिरी महाराष्ट्र से पूना हो गया, और पूना में आने के कुछ समय के बाद ही उनकी माताजी अस्वस्थ रहने लगी, और तत्पश्चात उनका देहावसान हो गया। उस समय वो 10-11 साल के ही थे जब उनकी माताजी का वरदहस्त उनके सिर से उठ गया था। उनके पिताजी ने उनका माता का भी स्थान देते हुए उनका लालन पालन किया, और जब तिलक जी की आयु मात्र 16 वर्ष की थी तब उनका विवाह कर दिया गया, जिसके वो पक्ष में नहीं थे। और उसके कुछ समय के पश्चात उनके पिताजी का भी देहावसान हो गया। इस तरह उनकी जिंदगी के प्रारंभिक इन 20 वर्षीय जीवन को प्राप्त करने से पहले ही वो गृहस्थ के बंधन में बंध गए, और माता पिता दोनों के आशीर्वाद से हमेशा के लिए वंचित हो गए। लेकिन
क्योंकि उनका मार्ग सही था और वह सही दिशा में चल रहे थे। इस कारण से वह अपने अध्ययन और अध्यापन दोनों से जुड़े रहे और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अधिक कीर्ति, मान, सम्मान प्राप्त किया, क्योंकि वो अच्छे वक्ता भी थे और अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन को जब शुरू किया अध्यापन के रूप में, साथ ही साथ कुछ समय के बाद उन्होंने 2 समाचार पत्र भी प्रारंभ किए, केसरी और मराठा। ये दोनों समाचार पत्र, इनमें से एक मराठी भाषा में था और दूसरा हिंदी में था। इसके कारण से उन्होंने स्वदेश आंदोलन को और भारतीय समाज में भारतीयता के प्रति और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उन्होंने गहरा संदेश देने का इन समाचार पत्रों के माध्यम से प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप उनकी ख्याति पूरे महाराष्ट्र में बहुत जल्दी फैल गई और उसके साथ साथ दूसरे अन्य प्रदेशों से आने वाले उस समय के जो महान व्यक्ति थे वो भी उनके समाचार पत्रों में लिखे गए लेखों और उनके संपादकीयों को पढ़कर के बहुत प्रभावित होते थे, जिसके कारण देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से इनका संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और इस कड़ी में बढ़ते बढ़ते उन्होंने अनेक ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जिसके द्वारा पूरे भारतीय समाज को और खास करके महाराष्ट्र के समाज को एकजुट किया जा सके और उस एकजुट समाज को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ करके स्वतंत्रता की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए उन्होंने 2 विशेष कार्य प्रारंभ किए, एक तो गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी दिवस। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को और सशक्त बनाए रखने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए उन्होंने शिवाजी दिवस और गणेश उत्सव, ये 2 ऐसे राष्ट्रीय पर्व तैयार अपने स्तर पर बनाने का प्रयत्न किया जो पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और आनंद से आज मनाए जाते हैं और इसका पूरा श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। उन्होंने इन दोनों उत्सवों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को जागृत किया, एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन सबकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी की इस पत्रकारिता की पृष्ठभूमि को देखते हुए पिछले अनेक वर्षों से 1 अगस्त जब उनका पुण्यतिथि का दिन होता है, 1 अगस्त 1920 को उनका देहावसान हुआ था, तो 1 अगस्त की तिथि को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता का एक पुरस्कार भी दिया जाने लगा है, जो बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में दिनों दिन बढ़ते हुए सबसे पहले वो पुणे म्युनिसिपल परिषद के सदस्य बनाए गए और तत्पश्चात बॉम्बे यूनिवर्सिटी के फेलो भी वो मनोनीत किए गए। ये बहुत ही गर्व की बात थी, उस समय बहुत प्रतिष्ठा का विषय था। ये दोनों ही पद सामान्य नहीं थे, जबकि क्योंकि ये शासन उस समय अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेज भी उनकी प्रतिष्ठा और उनकी प्रतिभा दोनों के कायल थे। आज मुझे बताने में एक ऐतिहासिक तथ्य और प्रसन्नता होती है कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज अशांति का पिता कहते थे। उनका उन्होंने नाम रख रखा था अंग्रेजों ने कि अशांति के पिता हैं, अर्थात ये अंग्रेज शासन को शांत नहीं रहने देते और अंग्रेज शासन की जड़ों को उखाड़ करके फेंकने के लिए दिन रात यत्न करते हैं। और जब उनकी इस पृष्ठभूमि को अंग्रेजों ने अच्छी तरह समझ लिया तो उन्हें मांडले की जेल में कैद कर दिया। मांडले की जेल के रहने के दौरान उन्हीं दिनों
इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और जेलर ने लाकर के इनकी पत्नी के मृत्यु के समाचार की पर्ची जब इनको दी तो इन्होंने उसे पढ़ करके एक क्षण के लिए रख लिया और अपने जिस चिंतन में खोए हुए थे उसी में फिर डूब गए। जेलर तब तक खड़ा वहां देखता रहा और कुछ देर के बाद जेलर ने कहा कि मैंने आप जैसा कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं देखा कि अब आपको आपकी पत्नी के मृत्यु का समाचार मैंने दिया है और आपने एक क्षण के लिए भी उनकी याद में आपकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा वह प्रत्येक भारतीय को सुनने और विचार करने योग्य है कि ये स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है इसका मूल्य कितना है। उन्होंने कहा कि अब मेरी आंखों में आंसू नहीं रहे हैं, मैंने अपने सारे आंसू भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत माता के ऊपर आप लोगों के अत्याचारों को देख करके जो बहा दिए आंसू, अब बचे ही नहीं है कि मैं अपनी पत्नी की स्मृति में कोई आंसू बहा सकूं। ऐसा उत्तर सुनकर वह बहुत ही लज्जित और हैरान हुआ कि ऐसा व्यक्ति इतना निष्ठावान है अपने देश के प्रति। उन्होंने फिर कुछ समय के बाद श्रीमद् भागवत की पुस्तक जेल से मांगी कि मुझे पढ़ने के लिए चाहिए और उन्होंने मद् भागवत पुस्तक का बहुत गहराई से अध्ययन किया और आध्यात्म के गहरे चिंतन को उन्होंने अपनी आत्मा में आत्मसात किया और जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नाम की एक अद्भुत कृति की रचना की जो उनकी अमर कृति है। बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता के ऊपर अपनी व्याख्या की है वह व्याख्या बहुत ही सराहनीय और विद्वानों के द्वारा उसकी बहुत प्रशंसा होती है। उस समय भारत में शिक्षा की दशा भी अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश शासक भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए यहाँ की शैक्षिक व्यवस्थाओं के जो हमारे पुराने ताने बाने थे गुरुकुलीय परंपरा के और संस्कृत पाठशालाओं के, उन ताने बानों को वो तोड़ रहे थे, नष्ट कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक प्रबुद्ध मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उसकी रिपोर्ट तैयार करके अंग्रेजों को भी दी कि आप इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा में कुछ प्रयोग करें, कुछ उपयोग करें, क्योंकि भारतीय शिक्षा भारतीय मूल्यों के साथ चलती है, तभी उसका विकास होगा और तभी भारतीय लोग अपनी भारतीयता को समझ सकेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी जो एजुकेशन के विषय में उनकी सोसाइटी की सिफारिश थी उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जब तिलक जी जेल से बाहर आए 6 वर्षों के बाद उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन की बात बहुत धीमी सी हो गई है और जो आंदोलनकर्ता समूह है कांग्रेस का उसमें बहुत गति मंद हो गई है। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से मिलकर के इस विषय में बहुत सक्रियता से आगे बढ़ने का और स्वतंत्रता आंदोलन की रफ्तार को बढ़ाने का सुझाव दिया, आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हमें इस विषय में धीमी गति से नहीं चलना होगा, हमें बहुत तेज गति से स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाना होगा। उनके इस बात को सर्वाधिक महत्व उनके ही समय की एक महान विदुषी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई एनी बेसेंट, उन्होंने उनकी बात को समझा और होम रूल लीग नाम की एक संस्था का गठन किया जो आंदोलन के लिए प्रमुखता से काम करने वाली एक संस्था थी। और इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के बिगुल को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश के अन्य भागों में भी उन्होंने पहुंचाने का, लोगों को जागृत करने का एक संकल्प लेकर के उस आह्वान को शुरू किया। और उस जागरण की लड़ाई में जब 1915 में, जिस समय वो काफी वृद्ध हो चुके थे,
उस समय उन्होंने एक युवाओं की सभा को संबोधित किया और युवाओं की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत जोश भरे शब्दों में कहा कि मैं शरीर से भले ही वृद्ध हो गया हूं, किंतु उत्साह और मन से मैं युवा हूं और मैं अपने युवा मन के उत्साह को किसी भी तरह से उपेक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर तो जन्म के पश्चात ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन मैं अपनी जो चिंतन है उसके आधार पर मैं सदैव चिर युवा हूँ। मेरी आत्मा अजर और अमर है। ये आत्मा शरीर को त्याग करेगी और दूसरे शरीर को धारण करेगी और फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध मैदान में कूद पड़ेगी। मुझे शरीर के जाने का तनिक भी न कष्ट है न भय है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये अजर अमर आत्मा परमात्मा के अंश का एक भाग है और उसका अंशी होने के कारण मुझे किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और मन जब तक उस परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो जाता तब तक मन अशांत रहता है। जिस दिन मन उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है उसी दिन मृत्यु के संबंध में जो भी भय सोचे समझे जा सकते हैं वो सबके सब एक साथ समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय दर्शन को भी बहुत गहराई से समझा। हमारा तो समस्त चिंतन पुनर्जन्म की फिलॉसफी को, सिद्धांत को मानने वाला है। हम लोगों ने तो कभी भी आत्मा को मृत समझा ही नहीं। हमारी संस्कृति ने तो सदैव आत्मा को और शरीर को एक ऐसा अद्भुत रूपक दिया गीता में कि वस्त्र परिवर्तन करने जैसी स्थिति कही गई है गीता ने। और गीता ने जो संदेश मानव जीवन को दिया है उस संदेश को बाल गंगाधर तिलक ने अपने अंदर आत्मसात किया और वह मृत्यु के भय से मुक्त रहते हुए उन्होंने देश की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति प्रेरित किया और उनकी इस प्रेरणा के फलस्वरूप पूरे देश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारे की गूंज के साथ पूरे भारत के समस्त राज्यों में ये नारा गूंजने लगा और लोग बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अपना प्रेरक मान करके और आंदोलन के युद्ध में अग्रसर होकर के बढ़ने लगे। बहुत लोगों को मृत्यु दंड उस समय दिया गया, बड़ी बड़ी सजाएं उनको दी गई, लेकिन जब उन्होंने तिलक जी के मुख से सुन लिया था कि आत्मा अजर और अमर है, शरीर के नष्ट होने से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इस संदेश ने लाखों युवाओं को देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, देश के स्वतंत्र कराने के युद्ध में अपनी आत्म आहुति, अपना आत्म बलिदान देने के लिए तैयार कर दिया। यह ऐसा उनका सूत्र वाक्य था, एक ऐसा उनका गुरु वाक्य था जिसने देश में लोगों के अंदर से मृत्यु के भय को निकालकर दूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती और उत्साही मन कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए इंसान को किसी भी परिस्थिति में सदैव गतिशील रहना चाहिए और भले ही उसकी मृत्यु कितना ही सन्निकट क्यों ना हो, उसे अपनी योजनाओं को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। एक से एक उत्तम योजना पर उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यदि योजना इस शरीर में पूरी नहीं होगी तो आने वाले किसी दूसरे शरीर से वह योजना पूरी होगी और हम अपने उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत विस्तृत रूप से उसे गति प्रदान की और उस गति के परिणाम स्वरूप हमारे देश की जो उस समय की
आंदोलन से जुड़ी एक अगुआ पार्टी थी, जिसे गांधी जी ने बाद में कहा था अब इस देश आजाद हो गया है, अब इस पार्टी की देश को आवश्यकता नहीं है। वह कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उन्होंने कहा कि अब हमें स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाने के लिए गांव-गांव तक जाना पड़ेगा और सबको एक साथ लेकर के जगाना पड़ेगा, तब हमारे आंदोलन का कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा जैसे कोई भारतीय चाहेगा कि हमारे घर में कोई आए और आकर हमारी रसोई पर कब्जा कर ले और ये कहे कि कल से मैं जो बना के खिलाऊंगा वह तुम खाओगे। ऐसा कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति आए और उसकी रसोई पर अपना कब्जा करे। ये इस तरह का उदाहरण तिलक जी ने दिया है और उन्होंने कहा कि जैसे हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपने देश में किसी दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में राज्य करने की, उनको अधिकार जमाने की अब बिल्कुल अनुमति नहीं दे सकते, इन्हें यहाँ से जाना ही होगा। और इस तरह से 1929 में कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में स्वराज शब्द को प्रयोग किया कि स्वतंत्रता हमारा एक मुख्य मुद्दा है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दो दृष्टियों में बांट करके देखा जाता है, एक गर्म दल और एक नर्म दल। नर्म दल के वो लोग थे जो अंग्रेजों के साथ किसी तरह की बातचीत करके आगे बढ़ने के पक्ष में रहते थे, जैसे गांधी जी को कह सकते हैं कि वो नर्म दल में थे। लेकिन 3 व्यक्ति आंदोलन में ऐसे गिने जाते हैं जो गर्म दल के प्रमुख सेनानियों में से हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ऐसे महान सेनानी रहे जिन्हें गर्म दल का कहा जाता था और वास्तव में बहुत गर्म थे। और इनके गर्म दल में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग इसी गर्म दल के थे। और बाद में इसी दल से संबंधित शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, शिवराम, ऐसे सैकड़ों नाम लिए जा सकते हैं जो गर्म दल के थे और उनके गर्म दल से भयभीत होकर के अंग्रेज विचलित हो जाते थे। ऊधम सिंह जैसे नाम भी इसी गर्म दल के अंदर लिए जाते हैं और इस गर्म दल के नेताओं के कारण हमारे देश में आजादी की लहर बहुत तेजी से बढ़ी। दुर्भाग्यवश उन्हें राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया और उन्हें जेल के अंदर वर्षों तक रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने जेल में रहते हुए भी अपने समय का, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने गीता का भाष्य किया और वो गीता भाष्य आज भी बहुत प्रेरणा देता है देश की प्रति प्रेम करने में, अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से मूल्य एक जिम्मेदार नागरिक के अंदर होने चाहिए, इस सब का उल्लेख उन्होंने अपने इस गीता के अंदर किया है। क्योंकि ये गीता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक रूपरेखा का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं उल्लेख है, जो बहुत गहराई से पढ़ने के बाद हमें स्पष्ट होता हुआ दिखाई देता है। उनकी 3 रचनाएं बहुत प्रमुख हैं। ओरियन जो उन्होंने 1883 में लिखी और दूसरी उनकी रचना है द आर्कटिक होम इन द वेद और तीसरी उनकी है गीता रहस्य। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने अपने देहावसान अर्थात 1 अगस्त 1920 को जब उनका देहावसान हुआ, उस समय महात्मा गांधी भी उनकी अंतिम यात्रा में थे और जो उल्लेख आंकड़ों से प्राप्त होता है वो एक ही 20 से 25 हजार लोग उनकी उस अंतिम शोक यात्रा में सम्मिलित हुए थे, जो कि उस समय अंग्रेजों के समय इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होना और इतने लोगों का ऐसे जगह पर जाना
ये बहुत ही कठिन बात मानी जाती थी। अंग्रेजों की नज़र में सभी लोग उनकी दृष्टि में देशद्रोही कहे जा सकते थे, क्योंकि वह उनके अनुकूल नहीं थे, वह उनके लिए फिट नहीं बैठते थे, इसलिए वह उन्हें देशद्रोही की दृष्टि से देखा करते थे। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का योगदान हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, खास करके गीता की दृष्टि को और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समाज के सामने रखने के भाव से, स्वतंत्रता आंदोलन को और गति देने के महत्व से, और गणित विज्ञान को बहुत सरलता से छात्रों के बीच में रखने से, संस्कृत के प्रति गहरे अनुराग से, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस स्वतंत्रता आंदोलन के महान जय घोष को समाज के सम्मुख लाने की दृष्टि से ऐसे महान उनके कार्य हैं, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उनके जीवन मूल्य आज भी उतने ही प्रेरक हैं जितने कि किसी उनके समय में हुआ करते थे। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में संक्षेप में मैंने कुछ अपने विचार प्रबुद्ध श्रोताओं के मध्य रखने का प्रयास किया है। आशा है कि वह इस विषय को और गंभीरता से और गहराई से और अधिक विस्तार से जानने की दिशा में अधिक और स्वाध्याय और चिंतन के द्वारा प्राप्त करेंगे। हमारा ये जो मिशन चल रहा है, जिसके सूत्रधार मिशन के आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने स्वाध्याय चिंतन शब्द ही बहुत गंभीरता से दिया है। हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं कि स्वाध्याय का मतलब होता है कि किसी पुस्तक को पढ़ लेना। मोटे तौर पे हम स्वाध्याय शब्द का यही अर्थ समझते हैं, जबकि स्वाध्याय शब्द किसी ग्रंथ को पढ़ लेना ही स्वाध्याय नहीं कहलाता। स्वाध्याय का एक और दार्शनिक अर्थ है, स्व कहते हैं अपना, और अध्ययन कहते हैं स्वयं के विषय में अध्ययन करना, स्वयं के विषय में विचार करना, स्वयं के विषय में सोचना, स्वयं के ऊपर अपनी दृष्टि रखना, आत्म अवलोकन करना, आत्मचिंतन करना, ये है स्वाध्याय शब्द का जो जीवन में प्रेरणादायक अर्थ है इसका। इसे इस रूप में भी हमें आज देखना होगा कि स्वाध्याय चिंतन जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है, ये केवल वक्ता के द्वारा प्रस्तुत किसी विषय को इति ना मान लिया जाए कि हाँ इतना ही उसी विषय महान व्यक्तित्व के विषय में कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। उस जितने भी महान व्यक्तित्वों के या जिन जिन विषयों के ऊपर यहाँ चर्चाएं होती हैं, वो विषय वहीं समाप्त नहीं हो जाते, वो विषय तो वहाँ केवल प्रारंभ किए जा रहे हैं। उसके उनके विषय में और अनंत रूप से उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, और गहराई से उसको बढ़ करके देखा जा सकता है, ताकि समाज उस विषय को और अधिक विस्तार से समझ सके। आप सबने मेरे वक्तव्य को बहुत ध्यान और आदर पूर्वक सुना है। मैं आप सबके इस सहयोग के लिए, आप में से सभी लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, हो सकता है कुछ बातों का पृष्ठपोषण हुआ हो, आपके संज्ञान में उनके विषय में कुछ और बातें भी हों जो मेरे वक्तव्य में सम्मिलित न हो पाई हों, अथवा कुछ ऐसे विषय भी हों जो प्रथम बार मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए हों। लेकिन ये सब मिलकर के एक ही यत्न है कि हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को श्रद्धा के साथ सदैव अपने हृदय में स्मरण रखें और उनके अविस्मरणीय व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है, हम भी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जय भारत, जय हिंद। नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामप्रकाश शर्मा जी। आपने आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अविस्मरणीय व्यक्तित्व का लिया, और आपने बहुत सही कहा कि स्वाध्याय मीन स्वयं का अध्ययन करना। अगर देखा जाए तो अगर जीवन में सुखी होना है तो व्यक्ति अगर अपना मूल्यांकन करता है तो सुखी होगा, और दूसरे का मूल्यांकन करता रहेगा तो हमेशा दुख होगा।
तो हमेशा अगर हम लोग अपना ही मूल्यांकन करते रहें, क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा था कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी का अगर कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द अपने धन्यवाद के दें। बाल गंगाधर जी का जीवन हमारे सामने रखा है और नए तथ्य ला करके हमारे सामने रखे हैं। वो प्रेरित करता है कि हम महात्मा को पढ़ें, उनके बारे और बहुत कुछ जानें, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनके बड़ा प्रासंगिक यह है कि वो जाने की स्वतंत्रता किस तरह से ली है, किस तरह नम्रता से नर्म और गम दोनों दलों ने मिल करके प्रयास किए और इतनी बड़ी जंजीर को, गुलामी की जंजीर को हमने काटा है। आज की पीढ़ी के लिए बड़ा भारी प्रेरणात्मक यह वक्तव्य और उद्बोधन रहेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद डॉक्टर आर के काला साहब, धन्यवाद डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संध्या काले एक बार ओम करके ओम। शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांति